नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संगठन, सवाल और सियासत। जी हां, कांग्रेस की सियासत में एक बार फिर अंदरूनी बयानबाजी देखने से हलचल बढ़ा दी है। इस बार मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि सवाल विपक्ष ने नहीं बल्कि पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर ने उठाया है। मणिशंकर अय्यर को दिए गए एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन की कमजोरियों को लेकर खुलकर बात की और इसके लिए इतिहास तक की परतें खोल दी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के संगठन की कमजोरी पर खुलकर बात की। अब उनके इस इंटरव्यू पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के भीतर सियासत गर्मा गई है और इस बार मुद्दा बाहर का नहीं, घर के भीतर का है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को सांसद दिग्विजय सिंह के दिए एक इंटरव्यू पर अब सियासी सवालों के घेरे में आया है। दिग्विजय सिंह ने इस इंटरव्यू में पार्टी की जड़ों और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस के संगठन को लेकर साफ कहा कि पार्टी जिस तरह से मजबूत होनी चाहिए थी वैसी बन नहीं पाई। इसके लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इशारों में जिम्मेदार बताया। वो तो ये तक कह गए हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी नेहरू का ही नुमाइंदा होता था। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर आज तक उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनका एक मुख्य लक्ष्य है, वो है हिंदू राष्ट्र, और उसमें वो कहीं कंफ्यूजन नहीं है। जो पॉलिटिकल क्लैरिटी आरएसएस में, उस समय जनसंघ में, फिर भारतीय जनता पार्टी में है, उस तरह की पॉलिटिकल क्लैरिटी कांग्रेस पार्टी में नहीं। सन 64 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भी थे और उनका नुमाइंदा ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था। तो उसमें बेसिकली जो संगठन निर्माण का एक समय था, वो संगठन हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ। कि उस समय जो लिस्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी भेज देती थी, उसमें एक दो कोई चेंज होते थे, बाकी वो की वही लिस्ट क्लियर कर दी, वही एक कैंडिडेट्स का उम्मीदवारों की लिस्ट। लेकिन कभी भी संगठन को उस प्रकार का रूप देना हम लोगों के सामने नहीं आया। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा के दौरे का जिक्र कर कहा कि राज्य नेतृत्व ने इंदिरा गांधी को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जनता का समर्थन तो वो प्रधानमंत्री बनी। वहीं संगठन की मजबूती को लेकर कहा कि उस समय प्रदेश से जो सूची आती थी उसमें न मात्र के बदलाव होते थे। इंदिरा जी को जो एक पुराना संगठन का एक जो जिस सिंडिकेट कहा गया, जो रीजनल कांग्रेस की लीडरशिप जो हर स्टेट में थी, उन्होंने इंदिरा जी को स्वीकार नहीं किया और वो उनको कंट्रोल करना चाहते थे। इंदिरा जी की वो शख्सियत थी जिसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता था, लेकिन इंदिरा जी के पास पूरी जनता का समर्थन था, नए लोग समर्थन दे रहे थे। 1980 में वापस इंदिरा जी आ गए जी। तब संजय गांधी ने संगठन को संवारना शुरू किया, तो फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री हो गए। एक बार फिर मौका था संगठन बनाने का, उन्होंने शुरू कर दिया था। आपका मतलब है कि ये जो संगठन की बलहीनता है वो अरसों से चलते आ रहा है, ये राहुल गांधी के जमाने में नहीं शुरू हुआ। अब सवाल ये है कि अगर इंदिरा को जनता का समर्थन था तो क्या राहुल गांधी को समर्थन नहीं मिल रहा है? संगठन की वजह से ही वो टिके हैं। इधर दिग्विजय सिंह के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत मुद्दा बना लिया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये उनकी अंदरूनी सच्चाई है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कांग्रेस के लिए हमेशा ही सत्ता सर्वोपरि रही है और सत्ता लोलुपता के चलते ही कांग्रेस के कोई भी प्रोग्राम होते हैं, वो कोई भी चीज़ें होती हैं, कांग्रेस यही चाहती है कि किसी भी करके एन के एन प्रकरण सत्ता में हम लोग काबिज हो जाएं। पूर्व में भी दिग्विजय सिंह जी ये चिंता व्यक्त करके माननीय मोदी जी का फोटो ट्वीट करके उन्होंने संगठन ही सर्वोपरि कहने का काम किया था। और निश्चित रूप से संगठन ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए हमारा संगठन परिवार है और उनके लिए वो नेहरू गांधी का परिवार ही संगठन है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए यह बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि अंदरूनी सियासत का आईना बन गया है, जहां सवाल सिर्फ अतीत पर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य पर भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब दिग्विजय के इस इंटरव्यू पर सियासी घमासान छिड़ गया है, जो आने वाले दिनों में
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या दिग्विजय सिंह ने फिर अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया है? दूसरा सवाल, क्यों कांग्रेस ने अपने संगठन को गंभीरता से नहीं लिया? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस संगठन सृजन के जरिए इन कमजोरियों को दूर कर लेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? विक्रम जी जी आवाज आ रही है मोदी? हाँ, स्लो आ रही है आपकी आवाज। पहला सवाल आप ही से, क्या दिग्विजय सिंह ने आईना दिखा दिया है कि संगठन हमारा कितना कमजोर है? दिग्विजय साहब ने भी ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को भी आईने दिखाया था और उसने बताया था कि आपके एक तरफा संवाद के कारण और आप जो आते और अपने मन की बात लेके भाग जाते हो, उसके कारण जो है देश हमारा बड़े गहरे संकट में चला गया है। मुझे लग रहा था, जब मुझे खबर आई तो मुझे लगता था कि डिबेट इसी बात पे होगी कि संवाद, संपर्क, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच की जो सलाह दिग्विजय सिंह साहब ने नरेंद्र मोदी जी को दी है वो इस पे अमल करेंगे। और मुझे लग रहा था कि जो आईना उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को दिखाया है वो इस दौर में, जिसके कारण उनकी जो खराब नीतियों के चलते हमारा देश जो है आज अघोषित लॉकडाउन और लाइन में फिर से लग गया है। मुझे लगता था कि आपका चैनल उस पर चर्चा कराएगा। मतलब कांग्रेस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? आपका संगठन मजबूत हो या नहीं चाहते आप मुकाबला करें, विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएं। आपके संगठन की कमजोरियां आपके ही नेता बता रहे हैं तो उन पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? मजबूत नहीं होना चाहिए? आप नहीं चाहते हो कि कमजोरियां हैं तो बात हो? ये बात स्थगित रखी जा सकती थी। अभी जो सबसे मौजूद मुद्दा ये है कि भारत की विदेश नीति, भारत के रुपए का मूल्य और ये जो एलपीजी का संकट, ये सब चीजें हैं, पहले इन पे चर्चा होनी चाहिए। एक ही चीज पे चर्चा थोड़ी नहीं होती है हमारे यहाँ, एक ही मुद्दा थोड़ी नहीं है भाई विक्रम जी। इस टाइम पे दूसरा मुद्दा है, दूसरे टाइम पे दूसरा होगा, 6:30 बजे उस पर भी चर्चा करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो मुद्दे पे प्लीज उस पर आ जाएंगे तो बेहतर होगा कि राम, शिव और कृष्ण जिस भूमि में हो वहाँ का प्रधानमंत्री कहीं दूसरी जमीन पे जाके फादरलैंड तलाश। मुद्दे पे आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है क्या भाई? मुद्दे पे आपको बताया था ना किस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। यदि आप कहें इसमें मेरे पास बोलने को नहीं है, भाई आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ, अब मैं दिग्विजय सिंह साहब पे आता हूँ। ये आईना दिखाना नहीं होता ब्रजेश भाई, आप समझिए कि हमारी पार्टी जो है वो दूसरे तरीके से काम करती है। हम कोई सेमेटिक पार्टी नहीं है, एक किताब और एक भगवान के आधार पर चलने वाला रिलीजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी और हिंदू धर्म जो है बिल्कुल अपर्यायवाची है। जिस तरीके से हिंदू धर्म के अनेक देवी देवता और साधु संत सिद्ध महात्मा रहते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी है। अब ये जो चर्चा हुई थी एक अनौपचारिक चर्चा थी और एक बौद्धिक विमर्श था। उस बौद्धिक विमर्श में व्यक्ति तमाम बातें करता, अपने दिल की बात भी करता, तमाम सापेक्षताओं के साथ उसका एक समाजशास्त्र है, उसकी एक दृष्टि है हर चीज को देखने की, वैसे वो बात कर रहे हैं। तो इसका ये आशय कतई नहीं है कि वो हर बात से कांग्रेस को लेके भिन्न है या कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। नहीं तो बंद कमरे में कर लेते भाई, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं। क्यों कर लेते? क्यों कर लेते बताइए? क्या बंद कमरे में तो राफेल की डीलें होती हैं, बंद कमरे में तो ट्रेड डीलें होती हैं। ये बात जो ओपन होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही। हम तो कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं ना, हमें अपनी कमजोरियां या अपना आत्मावलोकन करने में कोई संकोच है ना कोई शर्म है। हमने कोई बात कही और हमारा एक बड़ा लंबा इतिहास है, उस इतिहास में परत दर परत, साल दर साल, दशकों की राजनीति की तमाम जो घटनाएं हैं, तमाम जो सापेक्षताएं हैं, उन पे यदि कोई सुधी व्यक्ति और एक बहुत अनुभव का तपा हुआ व्यक्ति चर्चा कर रहा है, आज भी दिग्विजय सिंह जो है सबसे सक्रिय और सबसे प्रासंगिक नेता है, यदि वो चर्चा कर रहे हैं तो उनको बहुत सीमित दायरे में नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की है या कांग्रेस को आईना दिखाया, ऐसा कहना। अच्छा, आईना शब्द हटा दीजिए। यदि वो कमजोरियों पे बात कर रहे हैं तो ये कमजोरियां हैं, संगठन कमजोर है, नहीं खड़ा हो पाया तो ऊपर से लेकर अब तक के नेता जिम्मेदार है। बिल्कुल ऐसा नहीं सर, आपको मैं बताऊं कि मैंने पहले से ही अपनी बात स्पष्ट की कि हमारा जो पैटर्न है काम करने का वो सेमेटिक पैटर्न नहीं है, रेजिमेंटल वाला पैटर्न नहीं है। हम जो है बहुत खुले तौर पे काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जिस संगठन से आप बार बार हमारी तुलना करते हैं और उस संगठन को बड़ा संगठन बनाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब भी ये संगठन चुनाव में जाता है तब हम कहाँ कह रहे हैं? इसी पॉडकास्ट में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो हमसे मजबूत है, हमारा कोई संगठन नहीं है, संगठन की सुनी नहीं जाती थी। नहीं, ऐसा कुछ। देखिए, हमारे काम करने का तरीके पे आप यदि चर्चा करेंगे तो हमारे पास सफलताएं ज्यादा हैं।
और विफलताएं कम है, और इनके पास जो है जितने भी बार इनको सरकार चलाने का अवसर मिला, इनकी विफलताएं देख लीजिए। तो संगठन जो है हमारा पैटर्न अलग है, हम एक आंदोलन की पार्टी है, एक खुली विचारधारा, एक खुले मंच की पार्टी है। तो हमको बिल्कुल, लेकिन अब वो तो दोनों नेता कह रहे हैं कि हमें संगठन बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा। पहले बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश करते थे तो नेता ड्राइवर का, रिश्तेदारों का बूथ एजेंट के रूप में नाम भेज देते थे, हकीकत कुछ होता नहीं था। देखिए उस समय जो था कांग्रेस का एक तरफा दौर चल रहा था। आप समझिए, आप इतिहास को नजरअंदाज करके कांग्रेस को इस तरीके से कसौटी पे नहीं रख सकते हैं। जब अपार जन समर्थन हमारे साथ था, जब पूरे देश में कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं होता था, तब जो था ठीक है कुछ 19-20 चीजें हो जाती। तो उस समय राजनीति में इसे कहते हैं, रजनी कोठारी साहब ने कहा है कि राजनीति का जो विस्तार हुआ है तमाम जातियों के आने के बाद, उसके बाद भारत की राजनीति बदली है। उसके पहले भारत की राजनीति में जो सबाल्टर्न क्लास थी, हाशिए के तबके थे, वो राजनीति में तो संगठन को भी बदल जाना चाहिए ना। नहीं तो बदल रहे हैं ना भाई। देखिए एक बात तो बहुत स्वाभाविक है, यदि हमको लाइमलाइट में रहना है, यदि हमको प्रासंगिक बने रहना है, तो जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी में, आखिर सोसाइटी को ही तो राजनीति रिफ्लेक्ट करती है। यदि हम सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, हम पिछला बार ओबीसी और इन लोगों को, अब जैसे राहुल गांधी ने पिछली बार दिन कहा, उन्होंने कांशीराम जी की प्रासंगिकता को स्वीकार किया, लेकिन 20 साल पहले हम कांशीराम जी की प्रासंगिकता को मानते नहीं थे। तो ये बात जो हमसे चूक हुई थी, हम उसको स्वीकार करते हैं। हम तो इज्जतदार पार्टी है, कहीं हम चूक रह जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, हम मान लेते हैं उस बात को, लेकिन क्या ये एक भी अपनी गलती मानते हैं? तमाम बड़ा संगठन है और ऐसा तो व्यास जी वो कह रहे हैं हम तो जो गलतियां होती हैं हम स्वीकार कर लेते हैं, उनमें सुधार करते हैं, आप तो मानते भी नहीं है अपनी गलतियां। इनसे पूछे ना, और क्या जो कमजोरियां हैं कांग्रेस की, उसी का फायदा उठाते हैं आप लोग? नहीं ब्रजेश जी, अभी कहा गया सनातन को लेकर या हिंदुत्व को लेकर कि हम तो पर्यायवाची। आप बताइए डीएमके ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। बताइए राहुल गांधी जी ने हमको कहा क्या कि नहीं संपूर्ण भारत में आएगा, सिर्फ एक पार्टी विशेष या एक दल विशेष के लिए नहीं, या एक जात विशेष के लिए नहीं। दूसरी तरफ है कि जो विदेश नीति की बात की गई, शशि थरूर जी ने उसका जवाब दिया, वो समर्थन में है, मनीष तिवारी जी समर्थन में। तो कांग्रेस के खुद के नेता आज राहुल जी के समर्थन में नहीं है। उसका कारण है कि तुम्हारे कर्मों के निशा आज भी वही है, सूरत बदली है, सीरत वही है। आप नेहरू जी के दौर से उठा के देखिए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, वो सिंडिकेट की लड़ाई, उसके बाद राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के दुखद निधन से उपजी जो सांत्वना लहर थी, उसके कारण कौन सा नेता था जो पहले नेता बना, पहले जनता के मध्य में उसकी स्वीकारोक्ति हुई और उसके बाद उसको पद दिया हो, पहले पद प्राप्त किए हैं उसके बाद नेता बने हैं। ये कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है और आज भी वही है ना। अगर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर जाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू देते हैं कि राहुल गांधी जी हमारी बात नहीं सुनते, उसके बाद में आरपीएन सिंह, उसके बाद में गौरव वल्लभ जो प्रवक्ता थे, जयवीर शेरगिल जी, रोहन गुप्ता जी को तो आप टिकट दिए थे गुजरात से, उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पिता का स्वास्थ्य खराब है, उसके बाद तो पार्टी छोड़ दी। तो कांग्रेस पार्टी में आज तो इन सबको आपको धन्यवाद देना चाहिए, दिग्विजय सिंह को भी धन्यवाद दे दो, मणिशंकर अय्यर को भी धन्यवाद दे दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, एक दौर था कांग्रेस पार्टी का जब कांग्रेस पार्टी कुछ समय के लिए कैडर बेस्ड राजनीति करती थी, लेकिन उसके बाद से जो दौर प्रारंभ हुआ, सीताराम केसरी जी जब पद नहीं त्याग रहे थे तो कांग्रेस कार्यालय में इन्हीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी धोती खोल दी। लेकिन उनके नेता तो खुद कह रहे हैं कि हम कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रहे, मूवमेंट से जन्मे हुए हैं। बात कर लीजिए कि वो आप कह रहे थे सम्मानित चौधरी जी, थोड़ा तो डेकोरम मेंटेन करिए, राहुल गांधी जी की तरह मत करिए। राहुल गांधी जी की तरह करने के कारण 2004 से 2014 के बीच में 14 राज्यों में आपकी सरकार हुआ करती थी, वो 4 राज्यों में आ गई है। मध्य प्रदेश में आप इसीलिए रिपीट नहीं कर पा रहे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी आज हम 20 राज्यों में कर रही है। राहुल गांधी जी का असफल नेतृत्व है, कि जीतू पटवारी जी का असफल नेतृत्व और सिर्फ निकटता के कारण उनको आपने जो है मध्य प्रदेश के चीफ के पद से कर दिया। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, बताइए आपके सचिव क्या आरोप लगा रहे थे, आप कह रहे थे कि लाखों करोड़ रुपए आप
आपने ले लिए। राहुल गांधी जी ने क्या बिहार के 3 नेता आपके खिलाफ, अल्पसंख्यक नेता आपके खिलाफ जो है अविश्वास प्रदर्शित करते हैं और राज्यसभा में आपके खिलाफ वोटिंग कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बोलिए ना प्लीज। नीचे के कार्यकर्ता की वार्तालाप सुनी जाती है, लेकिन समस्या कांग्रेस में ये है कि राजतंत्र जो है वो लूट तंत्र को खुली छूट देता है, और राजतंत्र जब लूट तंत्र को विक्रम जी एक एक करके तो बोलिए प्लीज। बात की जाए, आपकी तो प्रियंका चतुर्वेदी भी प्रवक्ता थी ना, बताइए क्यों छोड़ के चले गई थी? रोहिणी गुप्ता आपने उस समय क्या बात कर लो, आपके प्रवक्ताओं के देखिए, आपके नेताओं वामपंथी डीएमके पहले अपने राहुल गांधी के खिलाफ कर चुकी है, तृणमूल कांग्रेस खिलाफत कर चुकी है, उड़ीसा में। चलिए विक्रम जी, चलिए मैं आता हूँ आपके पास दूसरे दौर प्लीज, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। दूसरे दौर में आता हूँ। मोदी जी, दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, क्या जो संगठन कमजोर था, अब आपको लगता है संगठन सृजन चल रहा है कांग्रेस में और इससे मजबूती मिल जाएगी, या कोई राजनीति है इस पॉडकास्ट के पीछे दोनों नेताओं की? क्योंकि मणिशंकर अय्यर जिस तरह से बयान देते रहे, कांग्रेस को संकट में खड़ा करते रहे, अभी राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही उन्होंने सवाल उठाया था, क्षमता पर, माफ कीजिए। सबसे पहले तो आपको इस बात पे धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत अच्छा मुद्दा चुना है। दिग्विजय सिंह जैसा कट्टर कांग्रेसी ढूंढने से नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सृजना पर सवाल उठाएं तो कांग्रेस को सचेत होना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा भाजपा और संघ के खिलाफ मुकर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जब ये कहते हैं कि संगठन में कमियां हैं, संगठन को सृजन की आवश्यकता है, तो फिर कांग्रेस को दरअसल इस चीज को गंभीरता से लेके अपने अंदर अवलोकन करना चाहिए था। जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनके वक्तव्य से नहीं लगता कि वो गंभीरता से ले रहे हैं। वो दरअसल ये रहा है कि पिछले 2 दशक हो गए दिग्विजय सिंह जब से अबदस्त हुए हैं मुख्यमंत्री पद से, तब से लेके आज तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। और अगले समय में भी ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि कांग्रेस पर कोई चेहरा है ही नहीं, ना मध्य प्रदेश में और ना केंद्र में। केंद्र में राहुल जी को कई बार प्रयोग हो चुके हैं, वो निष्फल रहे। प्रदेश की स्थिति ये, दिग्विजय सिंह अपने धड़े के नेता हैं, अजय सिंह अपने धड़े के नेता है, कमलनाथ अपने धड़े के नेता है, सिंधिया जी भाजपा में चले गई। लेकिन ये तो पहले से ही था ना, आज नया नहीं हुआ कुछ, लेकिन तब भी तो कांग्रेस मजबूत थी। था ये सब इंदिरा जी के समय भी कहे, इंदिरा जी को मान्यता नहीं थी। जब नेहरू जी का देहावसान हुआ तो वो एक सहानुभूति लहर पर आई, फिर इसमें बांग्लादेश वाला युद्ध आ गया। नहीं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि संगठन के जो क्षेत्रीय छत्रप थे वो सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन जनता ने उनका समर्थन किया। नहीं, जनता का समर्थन कभी नहीं रहा, हमें सहानुभूति मिली। राजीव गांधी को इंदिरा जी की सहानुभूति मिली, राजीव गांधी की सहानुभूति मनमोहन सिंह जी को मिली। ये लगातार एक पैटर्न चल रहा है। अगर ये जनता की भावनाओं की कदर करती तो भाजपा पैदा ही नहीं होती। दरअसल आप समझे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो इनके श्रम मंत्री थे केंद्र सरकार में, नेहरू जी की में। जब उनको लगा कि ये हिंदुओं की अनदेखी कर रहे हैं तो उन्होंने जो गुरुजी गोलवलकर जी थे उनसे मिलकर प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम एक राजनीतिक मंच दें जनता को, क्योंकि संकल्प पे हम राजनीति में नहीं आएंगे। तो जो श्रम मंत्री थे केंद्र सरकार में जवाहरलाल नेहरू के, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, जनसंघ की स्थापना की। और आज वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जनता कभी साथ ही नहीं रही कांग्रेस के, सब सहानुभूति की नाव पर सवार होकर वो सत्ता में पहुंच गए। जनता गांधी जी के साथ थी, गांधी जी ने कहा कांग्रेस को भंग कर दो, इनने कांग्रेस को भंग नहीं किया। नतीजा ये निकला कि विभाजन भी हुआ, उसके बाद दंगे भी हुए, और फिर बलात् हम सरकार में बने रहे। स्थिति ये बनी कि सरकार के खिलाफ असंतोष बनते रहे, और फिर तमाम जितने भी आज राजनीतिक दल है सब कांग्रेस की तो अंग है ये सब। तो कांग्रेस से तो टूटते रहे, कुछ समाजवादी हो गए, कुछ कम्युनिस्ट हो गए, कुछ जनसंघी हो गए, फिर वो बाद में भाजपाई हो गए, फिर अन्य राजद बन गई, उसमें मुलायम सिंह भी हो गए। ये सब जो है कांग्रेस से ही टूटे हैं। यदि कांग्रेस की नीतियां ठीक होती तो कांग्रेस टूटती नहीं। ठीक है, समर्थन होता। ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं। विक्रम जी, वो कह रहे हैं सहानुभूति की नाव पर सवार होकर सत्ता तक पहुंचते रहे आप लोग, ना इंदिरा गांधी को स्वीकार किया, ना राजीव गांधी को स्वीकार किया, ना अब राहुल गांधी को स्वीकार कर रही जनता। देखिए, मोदी जी की अपनी व्याख्या और मोदी जी के कथन में जो है विरोधाभास। इनका एक ये बात सही है कि भाई अधिकतर जो दल बने हैं वो कांग्रेस के नेताओं के जाने के बाद ही बने हैं,
तो फिर ये मुझे बताइए कि वो नेता बने कैसे? यदि बिना उनके पास जनता का समर्थन नहीं होता तो कांग्रेस का कैडर इतना बड़ा हो जाता है क्या? इतना बड़ा थोड़ी हो पाता कांग्रेस का कैडर। वही नहीं कहेंगे आप नेताओं भी, तो वो जाएंगे, वो नए दल बनाएंगे, वो वही हुआ है। यदि आप नेतृत्व सुनते के खिलाफ थे ना वो लोग, ये कह रहे हैं वो। ये सबके खिलाफ गए सब लोग आपके। नहीं है, देखिए सर, बीजेपी आज इतनी अपनी गाजे बाजे के साथ अपनी प्रस्तुति करती है। 10 साल पहले आप देखिए, 10 साल पहले जो क्षेत्रीय दल थे बीजेपी से ज्यादा बड़ी संख्या में थे और बड़ी बड़ी ताकत थे। आज वो भले ठीक है, कतिपय कारणों से परिस्थितियों बस कम हो गए हैं, लेकिन ये जो अपने इतिहास की बात करते नहीं, आप कह रहे हैं ना कि क्षेत्रीय दल कैसे बने, कांग्रेस से टूट टूट कर ही बने। तो कांग्रेस के आला कमान पर भरोसा नहीं था ना, उनको नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए टूट गए। नहीं, ऐसा देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है वो डायनामिक्स होती है सर, वो कैलकुलेटिव नहीं होती। एक बड़े नेता को आप बांध के नहीं रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो अकाली भी तो चले गए इनसे निकल के, मायावती भी इनसे निकल के चली गई, तमाम लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू कब निकल के चले जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू इसके पास नहीं थे, तो आप इसको परिस्थितियों को क्या स्थायी थोड़ी मान सकते हैं? नहीं, वो बीजेपी में नहीं थे, जो पावरफुल नेता, वो लोग एनडीए के घटक थे, ये लोग बीजेपी में नहीं थे जिनके आप नाम बता रहे हैं। मैंने जो एकमात्र, देखिए मोदी जी, हमने एकमात्र गलती ये की थी इतिहास में कि हमने पिछड़ी जातियों को टोकन की तरह इस्तेमाल किया, जो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमने पिछड़ी और दलित जातियों को टोकन की तरह इस्तेमाल किया, जबकि हम ये भूल गए थे कि उनमें स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता विकसित हो गई है। अब जब हमने ये चीज और उनका ये काबिलियत समझ ली, अब जो है पिछड़े वर्ग के जो नेता है, चाहे जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, नहीं तो ये काबिलियत का विपक्ष में आने के बाद भी समझ में आई। विपक्ष में तो हम बहुत दिनों से ऐसा थोड़ी कि आधी आ गए, आज तो 20-22 साल हो गए, लेकिन चीजें अपने तरीके से समझ में आती हैं। और जो पुराना संगठन रहता है उसका एक लिहाज रहता है, उसकी जो देखिए, जो सोशल कैपिटल की एक फिलॉसफी है हमारे संगठन में, वो जातियां मजबूत हैं जिनकी सोशल कैपेसिटी बड़ी है, जैसे ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, इनका सोशल कैडर, सोशल कैपेसिटी बड़ी है। लेकिन आज दलित नेता की सोशल कैपेसिटी उतनी बड़ी नहीं रहती है। अब हम वो दलित नेताओं को, आदिवासी नेताओं को, पिछड़े नेताओं को मंच दे रहे हैं और उनकी सोशल कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, ताकि वो आगे आके नेतृत्व दें। और जब तक डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी, हर जाति में, हर धर्म में, हर छोटी छोटी जातियों में डेमोक्रेसी नहीं होगी और उन नेताओं को हम डेमोक्रेसी के भीतर नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी संगठन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बीजेपी में ये बात हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें किसी से ना संकोच है ना भय है कि बीजेपी ने खासतौर पर अति पिछड़ी जातियों का जो अच्छा इस्तेमाल किया है वो हम नहीं कर पाए हैं। जैसे कलार हो गए, दर्जी हो गए, बाढ़ई हो गए, ये जातियां जो है बीजेपी के पास चली गई, हम उनको अपने पास लेके नहीं आ पाए हैं। तो जिनको आपने अछूत समझा उनसे इनने संबंध बना लिए व्यास जी, इसलिए आप यहाँ पर हो और वो अपनी गलती सुधार रहे हैं, तो अब आपके पास नहीं रहेंगे। ये आप अपना शब्द कृपा पूर्वक वापस ले ले, हमने अछूत कतई नहीं समझा है। नहीं, अछूत मतलब हमको ध्यान नहीं दिया, चलिए उसको दूसरा शब्द में ले लेते हैं। टोकन के लिए काम किए हैं, लेकिन उनको देने में थोड़ी कंजूसी कर गए। ठीक है, टोकन बोल रहे हैं, आज भी इनके लिए वो समाज टोकन ही है। इनकी एक नेता भी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि ये तो हमारा वोट बैंक है, और इसीलिए तो मैंने डीएमके का जिक्र करा। और उसके बाद भी प्रणव दा को जब भारत रत्न मिल रहा था, कांग्रेस उस पूरे कार्यक्रम से नदारद थी। पूर्व प्रधानमंत्री कि जब अस्थियां उस समय संचित की जा रही थी, राहुल गांधी जी विदेश का भ्रमण कर रहे थे, तो आज भी कहां स्वीकार कर रहे हैं? अभी इन्हीं के दो नेता, इसीलिए मैंने शशि थरूर जी की बात करी कि विदेश नीति पे वे एकमत है, लेकिन आज भी राहुल गांधी जी उससे गुलाम नबी आजाद जी का पूरा जो वक्तव्य था सुनिए, लगभग 3 दशक से वो कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आए और उनको यूज। ठीक है, मोदी जी का फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। मोदी जी, यदि जो चूक स्वीकार कर रहे हैं चौधरी जी या दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर भी, तो क्या भूल सुधार से कांग्रेस को फायदा होगा, मजबूत होगी? नहीं, ये तो देखिए समय की मांग है। जब हवा जिस ओर जा रही हो, राजनीति कहती है कि नेताओं को उसको भापना चाहिए। यदि ये समझ राहुल गांधी में या खड़गे जी में आ जाए, भाई अभी तो बात मणिशंकर जी और दिग्विजय सिंह जी और हमारे जो मित्र यहाँ कहीं के मौजूद उन तक पहुंची है, अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, तो मैं तो शुभकामना दूंगा। करते हैं ना, राहुल गांधी तो कई बार कर चुके हैं, आपातकाल पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। नहीं, वो बात उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पे दंगों पे स्वीकार कर लिया। तो आप कारपेट नहीं, बदलाव तो लाइए। बदलाव तो अब ला ही नहीं रहे, आप अभी जातियों में बांट रहे हो हिंदू धर्म को। भाई बात तो इनको इसी की तो सजा मिल रही है कि ये पिछड़े हैं, ये एससी के हैं, ये एसटी के हैं, ये अगड़े हैं, ये इसी में तो राज करते रहे हैं नेता। ठीक है, छोटा सा कमेंट कुछ कह रहे थे आप व्यास जी, समय नहीं है प्लीज, है ना?
तो जी, ये जो नहीं ब्रजेश जी, मैं तो सिर्फ एक आईना दिखाने का काम कर रहा था कि 2004 से 2014 के बीच में लगभग 14 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी में चलिए माफी चाहता हूं मैं व्यास जी, चौधरी जी, मोदी जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह पार्टी को उसकी कमजोरियां बता रहे हैं, तो वो ये भी बता रहे हैं कि इसको ताकतवर कैसे बनाया जाएगा। दोनों स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति अभी से नहीं, नेहरू के दौर से है, लेकिन कांग्रेस तब भी सफल होती रही थी। तो आप असफलता के पीछे क्या है, या वो ये कह रहे हैं कि अब एजेंडा नहीं है हमारा। वैचारिक रूप से संघ ने और बीजेपी ने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर पाए, हम बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए। तो क्या संगठन सृजन के जरिए अब उन कमजोरियों को दूर करने की कवायद हो रही है, और यदि होती है तो क्या कांग्रेस को सफलता मिलेगी? बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।